हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आज हम लोग यहाँ पर फंड फ्लो स्टेटमेंट्स करने वाले हैं। कैश फ्लो नहीं है, फंड फ्लो है। एआई से गलतियां हो जाती हैं तो वही उन्होंने कर दिया, बट एनीवेज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक कंपनी ने परचेज करा है एक डिलीवरी वैन जो कि 8 लाख रुपीस का है, और ये 2 लाख रुपए यहाँ पर दे रहे हैं कैश में। इशू कर रहे हैं 3 महीने का प्रोमिसरी नोट फॉर बैलेंस। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट पर इसका क्या इम्पैक्ट आना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए बताइए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में आएगा, या फिर यहाँ पर 8 लाख, या फिर आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में 2 लाख आएगा, या एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में 6 लाख आएगा, या फिर यहाँ पर कोई फ्लो ऑफ फंड्स नहीं होगा, या वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा 600,000 से। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो खुद से सोचना है यहाँ पर इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास में कितने का वैन है, 8 लाख रुपीस का हमारे पास वैन है, राइट। अब ये हमारे पास वैन जो होती है वो कहलाएगी आपकी फिक्स्ड एसेट। ओके, अब हमने कैश कितना पे किया, हमने पे किया यहाँ पर 200,000, और जो प्रोमिसरी नोट है वो हमारे लिए क्या बन गया, एक करेंट लाइबिलिटी बन गया, राइट, जिसको हमें पे करना है। तो ऐसे में आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होगा आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड 200,000। तो वैन आपका यहाँ पर नॉन करेंट है और कैश जो है वो आपका करेंट एसेट है। तो हमारे पास में फ्लो हो रहा है। अब आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि हमारे पास में जो एक करेंट एसेट था जो कि यहाँ पर एक नॉन करेंट एसेट के लिए हमने यूज किया, तो ये फ्लो ऑफ फंड्स कहलाएगा। और ऐसे में कैश जो है वो बिजनेस को छोड़कर जा रहा है, मीनिंग इट इज लीविंग, ताकि हम एक फिक्स्ड एसेट को अक्वायर करें। और एप्लीकेशन ऑफ फंड हमारा 200,000 होगा। प्रोमिसरी नोट की बात करें तो ये आपकी एक करेंट लाइबिलिटी होती है, जिसमें कि नोट्स जो पेएबल हैं वो आपके पास में, देखो प्रोमिसरी नोट्स क्या होते हैं, जैसे एक सप्लायर है और एक बायर है। बायर प्रॉमिस करता है सप्लायर को कि सो एंड सो डेट पर मैं आपको इतना अमाउंट पे करूंगा। ओके, तो यहाँ पर कोई स्टैम्प ड्यूटी वगैरह नहीं लगती जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में लगती है, और ये आपका आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर। सेक्शन 4 ऑफ आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता है प्रॉमिसरी नोट। सेक्शन 5 होता है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, और सेक्शन 6 होता है आपका चेक्स। ठीक है, तो बेसिकली प्रोमिसरी नोट की बात हो रही है, तो वो आपको इस तरीके से निकालना होगा। अगर मैं पूछूं कि भाई आपके वर्किंग कैपिटल पर क्या इम्पैक्ट आएगा, तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज। तो करेंट एसेट हमारे डिक्रीज हो गए, कैश हमारा कम हो गया, कितने उससे, 200,000 से। करेंट लाइबिलिटीज हमारी बढ़ गई 600,000 से। तो वर्किंग कैपिटल हमारा कम हो जाएगा यहाँ पर ओवरऑल 8 लाख रुपीज से। ओके, समझ में आ गया। तो हमारे पास में अभी तो हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट ही निकालनी है, और हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, सोर्स ऑफ फंड होता है और एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड में हम कहाँ से फंड इकट्ठा कर रहे हैं, और एप्लीकेशन में कहाँ यूज कर रहे हैं, यूज की बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ सोर्स ऑफ फंड डिस्पाइट अपियरिंग टू बी अ प्योरली इंटेंशनल इंटरनल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट। तो हमारे पास में आप देखेंगे कि जो फंड फ्लो एनालिसिस है, ठीक है, इसमें हम वर्किंग कैपिटल और मूवमेंट ऑफ फंड्स के बीच में एक रिलेशनशिप देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखना कि भाई हमारे पास किस तरीके से फंड आया और किस तरीके से यूज हो गया, ये हमें चेक करना है। तो वर्किंग कैपिटल कनेक्शन में हम ये देखते हैं कि भाई हमारे पास में जो नेट वर्किंग कैपिटल है वो कितना डिक्रीज हुआ। मीनिंग अगर हमने यहाँ पर रिलीज करा, फ्री अप करा लिक्विडिटी को, तो वो हमारा किसी करेंट एसेट से टाइड था। लिक्विडिटी मतलब कैश या कैश इक्विवेलेंट, राइट। तो हमने कोई कलेक्ट करा कैश हमारे डेटर से, या फिर तो हमने यहाँ पर क्या किया होगा, अपनी करेंट लाइबिलिटीज को बढ़ाया होगा, कोई उधार उधार ले लिया होगा। तो यहाँ पर हमारे एसेट जो है वो नहीं बढ़े। तो अगर बात करें सोर्स की, सोर्स क्या होता है, सोर्स है आप कहां से लेकर आ रहे हो। तो अगर देयर इज अ डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, तो वो हमारे पास सोर्स ऑफ फंड बन जाता है। क्यों बनता है, नेट इनफ्लो हुआ होगा रिसोर्सेस का ब्रॉडर बिजनेस ऑपरेशंस में। और अगर इंक्रीज होता है वर्किंग कैपिटल में तो क्या होगा, तो यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ फंड्स होता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपका सी आंसर होगा। अब ए पर आ जाओ, राइटिंग ऑफ द गुडविल। ये आपका क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर नॉन फंड या नॉन ऑपरेटिंग आइटम हो गया, जिसको आप अगर एड बैक करोगे नेट प्रॉफिट में तो फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस आपके कैलकुलेट हो पाती हैं। अगर आप यहाँ पर
क्रिएशन की बात कर रहे हो जनरल रिजर्व की प्रॉफिट में से, तो आप अप्रोप्रिएशन कर रहे हो प्रॉफिट्स का, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जनरल रिजर्व आपके नॉन करेंट हैं। यहाँ पर ट्रांजेक्शन इन दोनों के बीच में कोई भी फ्लो ऑफ फंड्स नहीं लेकर आएगा। रिवैल्यूएशन गेन हुआ फिक्स्ड एसेट्स पर, तो अगेन यहाँ पर एक बुकिंग एंट्री है, जब तक आप उसको बेच नहीं देते हो, रियलाइज नहीं कर लेते और लोन को इक्विटी में कन्वर्ट किया, तो अगेन कोई फ्लो ऑफ फंड्स आपका नहीं होगा। तो अब आपको कैसे याद करना है, अगर इंक्रीज होता है करेंट एसेट्स में या फिर डिक्रीज होता है करेंट लाइबिलिटीज में, तो एप्लीकेशन ऑफ फंड हमारा होगा। और अगर यहाँ पर डिक्रीज हुआ करेंट एसेट में या इंक्रीज हुआ करेंट लाइबिलिटी में, तो क्या होगा, सोर्स ऑफ फंड हो जाएगा। जस्ट ऑपोजिट, नॉन करेंट से नॉन करेंट की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर कुछ भी आप यूज नहीं कर रहे हो, नो फ्लो ऑफ फंड्स, करेंट से करेंट जाओगे तो भी कोई फ्लो ऑफ फंड आपका यूज नहीं हो रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक कंपनी अगर ट्रीट कर रही है प्रपोज डिविडेंड को एज द नॉन करेंट लाइबिलिटी, मीनिंग एप्रोप्रिएशन करेगी प्रॉफिट का, तो हाउ इज द डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर हैंडल्ड। बताओ यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए, एक बार सारे ऑप्शंस अच्छे से समझो। देखो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई हमारे पास में अगर कोई कंपनी है जो कि प्रपोज डिविडेंड को एक नॉन करेंट लाइबिलिटी की तरह लेकर जा रही है, तो ये यहाँ पर ये बोल रही है कि भाई डिविडेंड जो है वो इसके वर्किंग कैपिटल साइकिल का पार्ट नहीं है, जो कि यहाँ पर आपकी सही भी बात है। और हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि एक 2 स्टेप प्रोसेस हमारा लगेगा। पहले स्टेप में हम देखेंगे कि फंड हमारे कहाँ से आ रहे हैं, तो फंड्स यहाँ पर फाइंडिंग फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस, तो प्रपोज डिविडेंड जो है वो हमारे करेंट ईयर का जो प्रॉफिट था उसमें से डिडक्ट होगा, तो ये एक नॉन ऑपरेटिंग एप्रोप्रिएशन है, तो हम इसे वापस हमारे नेट प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं, ताकि हमें ट्रू एफएफओ मिल पाए। फिर हम यहाँ पर एक्चुअल डिविडेंड जो हमने पे किया ड्यूरिंग द ईयर उसे देखेंगे, जो कि एक आउटफ्लो ऑफ फंड बताता है टू अ नॉन करेंट अकाउंट, तो ये आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड बन जाता है। तो कंपैरिजन अगर हम करें यहाँ पर ट्रीटमेंट का, तो एज अ करेंट लाइबिलिटी, ठीक है, अगर यहाँ पर हमारे पास इसको एज अ करेंट लाइबिलिटी दिखाते हम, तो हमारे पास में करेंट लाइबिलिटी बढ़ती और वर्किंग कैपिटल रिड्यूस हो जाती, एंड अगर हम इसको नॉन करेंट लाइबिलिटी की तरह दिखाते तो ये इग्नोर हो जाता। आ गया समझ में, ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अगर ये नॉन करेंट है तो एप्रोप्रिएशन होगा, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन हमें फाइंड करने होते हैं, ऐड करेंगे बैक टू द नेट प्रॉफिट, क्योंकि ये हमारे एक्चुअल फंड्स को रिड्यूस नहीं कर रहा। एक्चुअल पेमेंट यहाँ पर प्रीवियस ईयर के डिविडेंड की जो होगी वो एप्लीकेशन है, बिकॉज यहाँ पर एक क्रॉस ट्रांजेक्शन होगा बिटवीन अ लाइबिलिटी एंड कैश। नेक्स्ट यहाँ पर नेट प्रॉफिट आपका दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, ट्रांसफर दे रखा है जनरल रिजर्व में, और प्रॉफिट हमारे फर्नीचर पर जो हमने फर्नीचर को सेल किया इसकी बुक वैल्यू हमें बता रखी है। तो बताओ टोटल सोर्स हमारे पास में कितना होगा फ्रॉम दीज आइटम। तो यहाँ पर इसको बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। तो अगर हमें सोर्स ऑफ फंड पता करने हैं तो हमें अगेन 2 कंपोनेंट्स लेने होंगे, फंड फ्रॉम ऑपरेशंस और कोई भी इनफ्लो अगर हो रहा है जब हम किसी फिक्स्ड एसेट्स को सेल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन को कैलकुलेट करने के लिए जो नेट प्रॉफिट होगा आपका नॉन फंड के लिए और नॉन ऑपरेटिंग आइटम के लिए वो देखेंगे। तो नेट प्रॉफिट आपका कितना है, 500,000। फिर इसमें नॉन फंड या फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम ऐड करेंगे, तो जो डेप्रिसिएशन हमारे पास है 50,000 का वो हमें मेंशन करना है। फिर जो जनरल रिजर्व में हमने अप्रोप्रिएशन किया अमाउंट का वो हमें 30,000 ऐड करना है। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर जो भी अमाउंट आएगा उसमें से एक क्या हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो फर्नीचर को जब हमने सेल किया है तो यहाँ पर हमें कितना प्रॉफिट हुआ, 10,000 का, इसको मुझे डिडक्ट करना होगा, राइट। तो इससे हमारे पास टोटल एफएफओ आ जाएगा 5,70,000 रुपीज का। सिंपल है, 80 में से 10 गए 70, 5,70,000 आ गए। ये हो गई मेरी पहली स्टेप। दूसरी स्टेप में क्या करना है, अब हमें आइडेंटिफाई करने हैं अदर सोर्सेस। तो जब हमने फर्नीचर सेल किया तो बुक वैल्यू हमारी 40,000 थी और जो प्रॉफिट हुआ है वो 10,000 का हुआ है, तो जो सेल प्रोसीड्स बनी वो 50K की बनी। तो एंटायर अमाउंट जो होगा वो हमारे लिए सोर्स ऑफ फंड हो जाएगा। समझ में आ गया। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन कितने आए, 5,70,000 रुपए आए,
और 50,000 रुपए हमारे पास सेल ऑफ फर्नीचर इनफ्लो हो गया। तो अब आप यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर हमें केवल ऐड नहीं करना है 10,000 का प्रॉफिट, ठीक है। फंड फ्लो स्टेटमेंट में जो पूरी की पूरी सेल कंसिडरेशन है वो एक सोर्स होगा, और जो 10,000 का प्रॉफिट है उसको हम नेट प्रॉफिट में से यहाँ से डिडक्ट कर चुके हैं पहले ही। आगे समझ में? तो हमारे कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए यहाँ पर, और ताकि हम यहाँ पर डबल काउंटिंग ना कर दें, पहले एफएफओ में नहीं करते काउंट और फिर यहाँ पर तो अलग अलग स्टेप्स में लेकर चलेंगे। तो मान लो आपके पास एक केस स्टडी टाइप के दो स्टेटमेंट्स आ गए, एक आपको फंड फ्लो अपना ऑपरेशन से निकालना है और आपको एक ये फिक्स्ड एसेट वाला, तो अब आप इसको करेक्टली निकाल पाओगे। कॉन्सेप्ट इसलिए भी क्लियर होने चाहिए, अगर आपसे केवल एफएफओ एग्जाम में पूछ लेंगे तो यहाँ पर आंसर गलत कर देते हैं आप लोग अदरवाइज। ओके, नॉन कैश आइटम्स जैसे डेप्रिसिएशन होता है, ट्रांसफर करा हमने रिजर्व्स में तो कोई फंड्स तो हमारे इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, तो उनको हम ऐड बैक कर देते हैं हमारे नेट प्रॉफिट में, ताकि हमें ये पता चल पाए कि एक्चुअल में वो जो वर्किंग कैपिटल था वो कितना जनरेट हुआ था। आ गया समझ में? तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट आ जाओ, एक कंपनी इशू करती है इक्विटी शेयर्स टू द वेंडर्स ऑफ अ बिल्डिंग। ट्रांजेक्शन आपका अपेयर करेगा सोर्स ऑफ फंड एप्लीकेशन, सोर्स और एप्लीकेशन दोनों में, नोवेयर इन द फंड फ्लो शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर हम फ्लो ऑफ फंड्स देख रहे हैं, तो एक ट्रांजेक्शन जो है वो फ्लो ऑफ फंड्स में हमारा केवल तब आता है जब एक करेंट अकाउंट है और एक नॉन करेंट अकाउंट है, ठीक है, और ये दोनों इन्वॉल्व हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर आपके पास में शेयर्स थे और शेयर्स से आपने क्या किया, किसी यहाँ पर अपने जो वेंडर हैं उसको इशू कर दिए, राइट, तो हमारे पास कोई भी फ्लो हो रहा है? ऑफ कोर्स नहीं हो रहा। बिल्डिंग जो थी, बिल्डिंग कैसी है? एक नॉन करेंट एसेट है, एक फिक्स्ड एसेट है, और अगर इक्विटी शेयर कैपिटल देखें तो वो अगेन नॉन करेंट एसेट है। तो यहाँ पर तो कोई ट्रांजेक्शन हो ही नहीं रहा क्योंकि दोनों ही नॉन करेंट हैं, तो यहाँ पर हमारी वर्किंग कैपिटल पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और अगर वर्किंग कैपिटल क्या था, मैंने बताया था करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटीज, तो इन पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, तो कोई भी फ्लो यहाँ पर हमारा नहीं हो रहा। आंसर आपका डी हो जाएगा। आ गया समझ में? तो किस तरीके से ब्लॉकेजेस आपको ढूंढने हैं। ट्रांजेक्शन कॉम्बिनेशन बनाओ, करंट एसेट का करंट एसेट के साथ में कोई फ्लो ऑफ फंड्स नहीं होगा, यहाँ पर शेड्यूल होगा चेंजेस हमारे वर्किंग कैपिटल के लिए। नॉन करेंट से नॉन करेंट है तो अगेन फ्लो ऑफ फंड नहीं है, लेकिन करेंट से नॉन करेंट है तो फ्लो ऑफ फंड डेफिनेटली आपका होगा। आगे समझ में? तो हमें क्या याद रखना है कि इस ट्रांजेक्शन को हमने फंड फ्लो स्टेटमेंट में तो हटा दिया, लेकिन अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट होता तो यहाँ पर हम इसको डिस्क्लोज करते नॉन कैश इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर, तो हम नोट्स बनाकर इसको डिस्क्लोज जरूर कर लेते अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे होते। और बैलेंस शीट में तो हमारे पास बिल्डिंग शेयर कैपिटल दोनों यहाँ पर बढ़ जाते, फिक्स्ड एसेट भी बढ़ जाता और जो हमारी लाइबिलिटी थी वो भी बढ़ जाती, राइट, शेयर कैपिटल बढ़ती क्योंकि। तो यहाँ पर हमें ये सारे कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इनमें से कौन सा आपका वर्किंग कैपिटल में इंक्रीमेंट शो करता है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बार ऑप्शन पढ़ने हैं। तो देखो हमारे पास में सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि किस तरीके से हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो अफेक्ट होता है। तो उसके लिए पहले एक बार ना अपना सामने रखो फॉर्मूला, फॉर्मूला रख लिया। अब हर एक ऑप्शन में इसको देखते जाओ। अगर गुड्स हमने परचेज करी ऑन क्रेडिट तो यहाँ पर मेरे करेंट एसेट्स बढ़ जाएंगे, जो मेरे यहाँ पर इन्वेंट्री थी वो बढ़ गई, इन्वेंट्री बढ़ गई, और करेंट लाइबिलिटी भी बढ़ गई मेरी, क्योंकि करेंट लाइबिलिटी हमारे पास में यहाँ पर जो क्रेडिट पर हमने सामान खरीदा तो क्रेडिटर्स बढ़ गए मेरे, राइट। अब यहाँ पर सेम अमाउंट से होगा तो वर्किंग कैपिटल पर कोई इम्पैक्ट आया? कोई इम्पैक्ट नहीं आया। दूसरा आ जाओ, पेमेंट करी हमने ट्रेड क्रेडिटर्स को, तो जब मैंने पेमेंट करी क्रेडिटर्स को तो मेरे पास से कैश गया और मेरे पास से यहाँ पर डिक्रीज मेरी करेंट लाइबिलिटी में भी हुआ, और मैंने जितना यहाँ पर करेंट लाइबिलिटी का अपना पेमेंट किया होगा उतना ही कैश गया होगा, तो अगेन कोई चेंज नहीं हो रहा वर्किंग कैपिटल में। तीसरा आ जाओ, कलेक्शन ऑफ कैश फ्रॉम ट्रेड डेटर्स, अगर कैश मैंने रिसीव करा तो मेरे पास में करेंट एसेट्स बढ़ गए, राइट, कैश बढ़ा, और जो मेरे डेटर्स थे, राइट, वो भी मेरे लिए क्या थे, करेंट एसेट का ही हिस्सा थे, वो कम हो गए सेम अमाउंट से। तो यहाँ पर मेरे पास में करेंट अकाउंट में भी कोई पर्टिकुलरली अमाउंट का चेंज तो आया नहीं,
तो वर्किंग कैपिटल पर भी कोई चेंज नहीं हुआ। फिर अगर हमने शेयर्स को इशू करा ताकि हमें कैश मिले, तो शेयर्स क्या है, नॉन करेंट लाइबिलिटी है। शेयर्स मेरे लिए नॉन करेंट लाइबिलिटी है। कैश क्या है, करेंट एसेट है। ये इंक्रीज हो गया तो मेरे पास वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगा। आगे समझ में कैसे इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा आपका इंक्रीजिंग होगा, तो ये वाला डी जो है वो आंसर हो जाएगा। राइट, याद हो गया। अच्छा, अब एक गोल्डन रूल पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी क्लास में हम गोल्डन रूल्स तो पढ़ते ही हैं। तो ट्रांजेक्शन जो है, अगर उसमें हमें ये देखना है कि टोटल अमाउंट हमारे वर्किंग कैपिटल का चेंज हुआ या नहीं हुआ, तो हमें देखना है कि भाई एक करेंट एसेट होना चाहिए और एक नॉन करेंट अकाउंट होना चाहिए। यानी एक करेंट अकाउंट हो और एक नॉन करेंट अकाउंट हो। तो करेंट में कोई चेंजेस नहीं होंगे, नॉन करेंट में कोई चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन एक करेंट एसेट है वो इंक्रीज हुआ और नॉन करेंट भी बढ़ा, तो इंक्रीज यहाँ पर होगा आपका और सोर्स जो है वो आपके बढ़ गए। अगर एक करेंट एसेट आपका डिक्रीज हुआ और नॉन करेंट कम हुआ, तो यहाँ पर आपके पास में डिक्रीज होगा और एप्लीकेशन होगी फंड्स की। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। Interim dividend paid during the year is a confusing item. Its correct treatment is application of funds only, source of funds, reducing the working capital and adding back to find FFO, ignored as it is not a year-end adjustment, only shown in cash flow or not fund flow. देखो इंटरिम डिविडेंड क्यों यूनिक होता है, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड की तरह नहीं है जो कि हम ईयर एंड में डिक्लेयर कर रहे हैं। ये यहाँ पर हमने डिक्लेयर करा और पे हम यहाँ पर सेम अकाउंटिंग ईयर में करते हैं। तो अब आप यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर क्या करना होगा। सबसे पहले तो देखना होगा कि जब हम इंटरिम डिविडेंड पे कर रहे हैं तो कैश हमारे बिजनेस से जाएगा और इमीडिएट रिडक्शन हो जाएगा वर्किंग कैपिटल में, जिसकी वजह से हम एप्लीकेशन ऑफ फंड्स देखेंगे। अब फंड फ्रॉम ऑपरेशन पर आ जाओ, तो यहाँ पर जो इंटरिम डिविडेंड है वो कहाँ से आ रहा है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डिडक्ट कर कर अराइव करेंगे करंट ईयर का नेट प्रॉफिट कितना है। तो क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग फ्लो है, ये हम वापस हमारे नेट प्रॉफिट टू यहाँ पर ऑपरेटिंग इनकम में कैलकुलेट करने के लिए इसको ऐड कर देंगे, ताकि हमें फंड फ्रॉम ऑपरेशंस पता चल पाए। आगे समझ में। तो हमें क्या करना है, वर्किंग कैपिटल रिड्यूस हो गया, कैश छोड़कर गया और एफएफओ में ऐड कर लिया, क्योंकि हमारे पास नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस जो है उसमें ये ऐड हो जाएगा। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक बार फटाफट से इंटरिम डिविडेंड कब पे किया जाएगा, ड्यूरिंग द करेंट ईयर। तो जो एडजस्टमेंट होती है एफएफओ में वो कैसे होगी, करेंट ईयर के अमाउंट में हम इसको ऐड कर देंगे। और अप्रोप्रिएशन आपकी एफएफएस में कैसे होगी, फंड फ्लो स्टेटमेंट में करेंट ईयर्स अमाउंट में इसको शो करेंगे। अच्छा, प्रपोज डिविडेंड है अगर आपका तो नॉन करेंट हो गया। यहाँ पर आप यूजुअली क्या करते हो, प्रीवियस ईयर में का अभी पे कर रहे हो और बैक इसको करेंट ईयर के प्रोविजन में ऐड करोगे और प्रीवियस ईयर का अमाउंट जो है उसकी तरफ इसको अपने फंड फ्लो स्टेटमेंट में शो करोगे। चलिए नेक्स्ट जाते हैं। What is the impact of provision for bad debts on the schedule of change in working capital? तो अगर हमें वर्किंग कैपिटल में यहाँ पर शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल पर काम करना है, तो इम्पैक्ट पूछ रहे हैं ये बैड डेट्स का क्या रहेगा। तो यहाँ पर ये क्या है, कॉन्ट्रा एसेट इन कंटेक्स्ट ऑफ शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो हमारे पास करेंट लाइबिलिटी का ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो ज्यादातर जो स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होती हैं वो यहाँ पर किसी भी प्रोविजन को एक करेंट आइटम की तरह यहाँ पर या करेंट लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगी। तो अगर आपकी प्रोविजन जो है करेंट आइटम, यहाँ पर करेंट एसेट नहीं है, करेंट आइटम आई होगा, करेंट लाइबिलिटी है, तो यहाँ पर जो प्रोविजन होता है उसमें अगर इंक्रीमेंट होगा तो करेंट लाइबिलिटी में इंक्रीमेंट होगा, जिसकी वजह से नेट वर्किंग कैपिटल आपका कम हो जाएगा। ठीक है, ये बढ़ा तो वर्किंग कैपिटल ऑटोमेटिकली कम हो गया। फिर यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इसको हमें नॉन करेंट लाइबिलिटीज की तरह हमें ट्रीट करना है या फिर इसको ऐड बैक करना है हमारे नेट प्रॉफिट में या सोर्स ऑफ फंड्स। देखो, अगर यहाँ पर हम चाहते हैं कि भाई डेटर्स जो हैं उनको उनके नेट वैल्यू पर शो करें, डेटर्स को हम अपने नेट वैल्यू में शो करें करेंट एसेट के अंडर, तो प्रोविजंस अगर बढ़ेंगे तो नेट डेटर्स बढ़ेंगे या फिर कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है,
अगर प्रोविजनिंग बढ़ा दी तो नेट डेटर्स कम हो जाएंगे, और डिक्रीज अगर करेंट एसेट में होगा तो वर्किंग कैपिटल में भी डिक्रीमेंट हो जाता है। कैसे याद करना है इसको, देखो ऐसे याद कर लो। अगर इंक्रीज हुआ किसमें, प्रोविजन में, अगर प्रोविजन में इंक्रीज हुआ तो डिक्रीज होगा वर्किंग कैपिटल में, और अगर डिक्रीज हुआ प्रोविजन में तो इंक्रीज होगा आपका वर्किंग कैपिटल में। नेक्स्ट आ जाओ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है 4 लाख, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आपकी 80,000, 70,000 है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट 5% प्रीमियम। इफ द टोटल एप्लीकेशन वर 300,000 तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल हमें बताना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम सोर्स ऑफ फंड्स यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे जहां पर कि इनफ्लो हो रहा है रिसोर्सेस का। तो सबसे पहले फंड फ्रॉम ऑपरेशन हमें दे रखा है इन्होंने 400,000। फिर हमने इन्वेस्टमेंट को सेल किया, तो एक्चुअल कैश हमारे पास क्या था, या फंड कितना रिसीव किया हमने सेल से, रिगार्डलेस किसकी कॉस्ट क्या थी। तो यहाँ पर हमें कितना अमाउंट मिला है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 70,000 में हुई। ठीक है, इसके बाद में हम इनको ऐड कर निकालेंगे तो ये ऑफकोर्स 4,70,000 आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि भाई हमें तो यहाँ पर 10,000 का लॉस हुआ है क्योंकि कॉस्ट 80,000 है, तो वो जो 10,000 का लॉस है वो हम वापस ऐड कर देते हैं नेट प्रॉफिट में ताकि हमें एफएफओ मिले। लेकिन एफएफओ जो है वो हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो हम यहाँ पर लॉस को बार बार एडजस्ट नहीं करेंगे। आ गया समझ में। तो ये तो हमारा एफएफओ था, यहाँ पर हमारी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हुई, और फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल एप्लीकेशन हमारी फंड्स की जो है वो देखेंगे कितनी है, 300,000। तो वर्किंग कैपिटल में कितना चेंज हुआ ये हमसे पूछा गया है। अब देखो इन्होंने बोला रिडेम्पशन हुआ डिबेंचर्स का एट 5% प्रीमियम, तो ये आपका कितना होना चाहिए, 1 लाख की आपकी फेस वैल्यू है, तो प्रीमियम का मतलब क्या हो गया आपका 1,05,000। ठीक, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर जो टोटल एप्लीकेशन फिगर है वो हमें ऑलरेडी कितनी दे रखी है, 300,000 दे रखी है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि जो 300,000 ना उसमें ये 1 लाख रुपए जो डिबेंचर्स को रिडीम कर हमने इन्वेस्टर को उसका पैसा वापस करा है वो इसमें एडेड है। तो अब यहाँ पर चेंज इन वर्किंग कैपिटल के लिए कुछ नहीं करना, 4,70,000 रुपए जो थे उसको हमने यहाँ पर टोटल एप्लीकेशन में से माइनस कर दिया। थोड़ा समझ में आया कॉम्प्लिकेट कैसे किया क्वेश्चन को, कॉम्प्लिकेट किया आपको यहाँ पर एफएफओ भी अलग से दिया और फिर लॉस भी अलग से दे दिया कि ताकि आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में अपना टाइम वेस्ट कर दो। तो टोटल सोर्सेज हमारे पास क्या है, एफएफओ प्लस सेल में 4,70,000, टोटल एप्लीकेशन 300,000 है। तो अगर हम देखें नेट इंक्रीज होगा वर्किंग कैपिटल में 1,70,000 रुपीज का। क्लियर, आगे समझ में। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। Flow of fund is said to have occurred when a transaction involves one current asset, one current liability, one non-current, one non-current। बताओ क्या होगा, ये तो मैंने बहुत बार समझा दिया, one current account and one non-current account। ठीक है, तो आपको करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी से वर्किंग कैपिटल निकल जाता है। तो फ्लो कब होगा, जब कोई ट्रांजेक्शन अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करेगा करंट और नॉन करंट के बीच में, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बीच में। तो अगर आप एक ट्रेड करोगे ऐसे करंट एसेट को अनदर करंट एसेट के लिए, जैसे आपने कैश को किया डेटर्स के लिए, तो वर्किंग कैपिटल पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, कोई फंड्स फ्लो नहीं हो रहे। ठीक है, Why is depreciation added to net profit to calculate FFO? ये तो आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, इसको क्यों ऐड किया है। देखो जब कोई कंपनी अपना नेट प्रॉफिट निकालती है तो ये अलग अलग एक्सपेंसेस को माइनस करती है। ठीक है, तो अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है फॉर एग्जांपल सैलरीज, तो वो हमारे आउटफ्लो हुए कैश या बैंक से, तो वो हमारे प्रॉफिट और वर्किंग कैपिटल दोनों को क्या कर रहे हैं, कम कर देंगे, यहाँ पर आउटफ्लो होगा। डेप्रिसिएशन एक अकाउंटिंग एंट्री है, नॉन कैश एक्सपेंस है, सच में तो कोई कैश हमारे हाथ से जा नहीं रहा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एंट्री कैसे बनाते हो डेप्रिसिएशन की, डेबिट करोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट को और क्रेडिट करोगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। अगर आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रखा है एसेट का, फिर यहाँ पर हमारे पास में कोई कैश तो गया नहीं, कोई करंट लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई, तो वर्किंग कैपिटल हमारी अनचेंज रहती है।
तो अब अगर ये अनचेंज्ड है तो डेप्रिसिएशन को हमने नेट प्रॉफिट निकालने के लिए पहले डिडक्ट किया था, तो क्योंकि हमारे कोई भी फंड्स एक्चुअल में मूव नहीं हुए, हमने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया? तो हमारे पास में बस इतना ही ध्यान में रखना है कि जो डेप्रिसिएशन है वो हमारा सोर्स ऑफ फंड नहीं है, रेदर एक नॉन फंड एक्सपेंस है जो कि प्रॉफिट को बिना वर्किंग कैपिटल को रिड्यूस करे कम कर रहा था। एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये हम क्यों प्रिपेयर करते हैं? कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, क्लोजिंग कैश बैलेंस, रिकॉर्डिंग ऑल क्रेडिट सेल्स, डिटरमिनिंग द टैक्स लायबिलिटी। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। देखो, जब फंड फ्लो स्टेटमेंट होती है तो एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होते हैं वो आपके कॉमन टूल हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि वर्किंग कैपिटल हमारी कितनी जनरेट हुई कंपनी के कोर ऑपरेशन से। तो अगर एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारी एक रिवर्सिंग मशीन होती मान लो, तो यहाँ पर हम पहले क्या करते, क्लोजिंग बैलेंस देखते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, फिर हम उल्टा काम करते कि भाई आइटम्स को कैसे रिमूव करना है ताकि एक्चुअल फ्लो ऑफ फंड पता चले। तो हम कैसे जाते, अगर डेबिट साइड होती तो हम नॉन फंड या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को यहाँ पर रिकॉर्ड करते जो कि हमने ऑलरेडी रेगुलर प्रॉफिट एंड लॉस से हटा दिए थे। जैसे कि डेप्रिसिएशन, गुडविल्स रिटर्न ऑफ या लॉस हमें हुआ है सेल ऑफ एसेट्स पर, तो ऑफ कोर्स कोई फंड फ्लो तो हुआ नहीं, तो उनको हमें यहाँ पर क्या करना होता है, डेबिट करना होता, वापस से ऐड कर लेते। और क्रेडिट साइड में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स थे जिनको ऐड किया हमने रेगुलर पी एंड एल में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में यहाँ पर इनको देखा जाता। सो इतना क्लियर है आप लोग को? अब यहाँ पर हम देखेंगे ध्यान से, तो हमारे पास में जो बैलेंसिंग फिगर्स होती हैं, अब अगर हमें यहाँ पर पूरा निकालना है तो उसको कैसे निकालेंगे, देखो क्रेडिट हमारे पास ओपनिंग बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का होगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास में प्रॉफिट ऑन सेल या फिर हमारे पास में जो भी लॉस होता है सेल ऑफ एसेट्स पर वो हम लेंगे, फिर डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट इनकम हमारी, और यहाँ पर जो भी अमाउंट होती है उसको हमें मेंशन करना होता है, तो बाय एफएफओ हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द प्रीमियम ऑन, इस हिसाब से स्किप कर सकते हो अभी के लिए। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स ट्रीटेड, सोर्स ऑफ फंड्स, एप्लीकेशन, इग्नोर्ड, एडेड बैक टू एफएफओ या फिर करेंट लायबिलिटी। तो ये तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि हमारे पास में यहाँ पर जो बेसिकली एंट्रीज होती हैं, अगर मैं एंट्री की बात करूं तो हम कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर देखो हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट होगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, अगर प्रीमियम पर इशू है शेयर्स तो सबसे पहले तो शेयर कैपिटल अकाउंट होगा एक आपके पास। शेयर कैपिटल अकाउंट का क्या करोगे आप, इसको आप करोगे क्रेडिट, राइट, कितने अमाउंट से, जो आपका फेस वैल्यू होगा शेयर्स का। और शेयर प्रीमियम अकाउंट जो होगा, जब हमने मान लो फेस वैल्यू शेयर की 100 रुपए थी, बेचा उसको 150 रुपीज का, तो वो जो 50 रुपीज होते हैं वो शेयर प्रीमियम अकाउंट में जाते हैं, याद होगा, समझाया था ये सारा, इसको क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पर क्योंकि बैंक अकाउंट क्या है, एक करेंट एसेट है, ये दोनों अकाउंट कैसे हैं आपके, नॉन करेंट लाइबिलिटी है, तो हमारे पास में यहाँ पर फ्लो ऑफ फंड हो रहा है। कहाँ से हो रहा है हमारे पास फ्लो ऑफ फंड, तो यहाँ पर हमारे पास में करेंट अकाउंट और नॉन करेंट अकाउंट दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, तो जो अमाउंट हमें यहाँ से रिसीव हुई वो हमारे इधर आई। तो हम इसको अब या तो एक क्या कर सकते थे, एक ही उसमें शेयर कैपिटल अकाउंट में डाल देते, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट में कर सकते हैं। अगर अकाउंटिंग एंट्रीज बनाने के लिए आ जाती है तो ऑफ कोर्स नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो अब हमारे पास में यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, ये हमारे लिए क्या बन गया, ये हमारे लिए बन जाता है सोर्स ऑफ फंड। ठीक है, तो याद रखना इसको, ये इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन में क्या होता है, आउटफ्लो होता है फंड का, यहाँ तो हमने फंड रिसीव किया है, एप्लीकेशन में होगा आपका आउटफ्लो, राइट। अच्छा, फिर ये बोल रहे हैं इग्नोर करेंगे, क्यों इग्नोर करेंगे, वी हैव गॉट फंड्स। एड बैक करने के लिए बोल रहे हैं एफएफएफ। तो देखो यहाँ पर जो हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ठीक है, वो क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो इसको हम क्यों ही ऐसा ऐड करेंगे, इन्होंने प्रीमियम के लिए पूछा है ना, तो हम इसे क्यों एफएफओ में ऐड करेंगे, वो क्या है, फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, हमने ऑलरेडी कैश फ्लो अकाउंट वाले स्टेटमेंट एमसीक्यूज में भी समझा था और कॉन्सेप्ट वीडियोस में भी, तो वो आपको क्लियर होगा। तो ये आपका यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू नहीं जाता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है ये बोल रहे हैं इट इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में हम क्या करेंगे,
यहाँ पर इसको एक नॉन करेंट लाइबिलिटी की तरह लेंगे, ना कि करेंट लाइबिलिटी की तरह लेंगे। ओके, क्लियर हो गया। तो प्रीमियम इज द पार्ट ऑफ द कैश रिसीव्ड फॉर इशूइंग अ नॉन करेंट सिक्योरिटी। तो जो टोटल कैश इनफ्लो होगा वो फेस वैल्यू होगी और प्रीमियम होगा, एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ फंड। In the schedule of changes in working capital, if the opening balance of stock is 20,000 and closing balance is 50,000, what is the effect to? तो आपको बताना है कि जब हमारे पास में वर्किंग कैपिटल को यहाँ पर हमें शो करना है, ठीक है, कि इसमें क्या चेंजेस है, तो अपन को यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस स्टॉक का 20,000 दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है 50,000। तो इसको कैसे लेकर जाना होगा? देखो, इसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अगर एक करेंट एसेट इंक्रीज होगा, देखो करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। ये इंक्रीज होगा, ये भी इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव में है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास में अब हमें क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास स्टॉक है, स्टॉक क्या हो गया, करेंट एसेट हो गया, इन्वेंट्री है, कितने की है, 20,000 की है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 15,000 का है। तो यहाँ पर हमारे पास में 5,000 ये कम हुआ, तो अगर ये 5,000 रुपीज से कम हुआ है तो मेरे पास वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज होगा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल बाय 5,000 रुपीज। अच्छा, अब ये बोल रहा है सोर्स ऑफ फंड, राइट। तो सोर्स ऑफ फंड जो है वो हमारा सेकेंडरी इफेक्ट होगा। क्या होगा, सेकेंडरी इफेक्ट होगा। अब कहेंगे आप सेकेंडरी इफेक्ट कैसे है, तो क्योंकि डिक्रीज हुआ वर्किंग कैपिटल में तो ये हमारे लिए सोर्स ऑफ फंड भी बन गया, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में एक लाइन दी है, इन द शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। वो जो आप लोग डिस्कस करते हो ना टेलीग्राम पर कि अच्छा इसमें ये भी दे रखा था, ये भी दे रखा था, दोनों करेक्ट आंसर होंगे, तो दोनों करेक्ट आंसर नहीं है। क्वेश्चन में एक पॉइंट ऐसा डेफिनेटली होगा जहां पर कि आंसर कुछ और भी होगा। समझ में आ गया। तो शेड्यूल में हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज या डिक्रीज देख रहे हैं वर्किंग कैपिटल में। आगे समझ में, इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या थी, अदरवाइज ये सेम ही था, बस आपका यहाँ पर क्योंकि शेड्यूल लिखा हुआ था, तो अगर शेड्यूल लिखा हुआ है तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। एप्लीकेशन ऑफ फंड क्या होगा यहाँ पर, इनमें से ये हमसे पूछा गया है। तो अगर हमें एप्लीकेशन ऑफ फंड निकालना है तो हमें एक ट्रांजेक्शन देखना होगा जहां पर वर्किंग कैपिटल, मीनिंग क्या है वर्किंग कैपिटल का, कि कैश या तो हमारा लीव करेगा और एसेट हमारे पास आएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास एक कैश गया जो कि एक करेंट एसेट था, और बिजनेस जो है वो प्रोबेबली यहाँ पर एक नॉन करेंट अकाउंट के साथ सेटल करेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे पहला दे रखा है पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो पेमेंट ऑफ टैक्स में हमने कैश दिया है, और प्रोविजन जो है वो हमारा क्या बन गया, नॉन करेंट एसेट का, यहाँ पर या हमारी जो नॉन करेंट लाइबिलिटी है उसका पार्ट बन गया, नॉन करेंट अकाउंट का पार्ट बनाइए, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल फ्रॉम अ क्रेडिटर, हमने बिल लिया तो मेरी करेंट लाइबिलिटी है, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास में एक तो बिल पेबल हो गया, जो कि हमें यहाँ पर क्या करना है, अपने क्रेडिटर्स को पे करना है। तो फॉर्म ऑफ लाइबिलिटी जो होगी वो हमारे पास क्रेडिटर्स की तरफ से अब किस में कन्वर्ट हो गई है, बिल के तरफ में चेंज हो गई है। कोई फ्लो ऑफ फंड तो हुआ नहीं, एक करेंट लाइबिलिटी दूसरी करेंट लाइबिलिटी बन गई, क्रेडिटर्स एक लाइबिलिटी थे, अब वो बिल में कन्वर्ट हो गया। अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट्स, पेटेंट्स क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स, अगर इनका डेप्रिसिएशन होगा तो क्या बुलाएंगे उसको, अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन कैसा होगा, नॉन कैश एक्सपेंस होगा, और यहाँ पर तो इसको हम फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में ऐड बैक कर रहे थे। फिर आ जाओ रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड, जब हम डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं तो एक करेंट एसेट इंक्रीज हुआ, एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमारी बन गई, तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारे पास में सोर्स ऑफ फंड बनेगा। वी हैव रिसीव्ड इट, राइट। तो हमारे पास में कैश आया होगा, तो जब हमारे पास कैश आया होगा और ये एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, हमारे पास कोई, यहाँ पर ये तो लिखा ही नहीं है कि फाइनेंस इंस्टीट्यूट का है, तो हमारे पास में यहाँ पर मेन ऑपरेशन से भी नहीं हो रहा, और
डेप्रिसिएशन के लिए अगेन बुकिंग एंट्री होगी, कोई फंड हमारा मूवमेंट नहीं कर रहा, और एफएफओ निकालने के लिए हम इसको प्लस ही करते हैं। आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये सारा मेंशन्ड है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये आपका देखो ऑपरेटिंग साइकिल होता है। ऑपरेटिंग साइकिल में कैसे होगा, सबसे पहले हमारे पास एक मटेरियल बनता है, मटेरियल से हम इसको प्रोसेसिंग कर कर प्रोडक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फिर सेल करते हैं, फिर कैश यहाँ पर कन्वर्ट होता है। तो ओवरऑल मेरे पास वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है वो बनकर आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फंड फ्लो स्टेटमेंट टर्म फंड्स टिपिकली रेफर्स टू cash in hand and at bank only, total assets of the company, net working capital, total capital employed, shareholders equity। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो फंड्स का मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पर हमारे पास में ये फंड फ्लो स्टेटमेंट अगर बोल रहे हैं तो फंड यहाँ पर हमारे पास अलग अलग चीजें होती हैं, बट क्योंकि हमें एफएफएस के अंडर लेना है तो फंड फ्लो स्टेटमेंट हम क्यों बना रहे हैं, ताकि जो चेंजेस है फाइनेंशियल पोजीशन में कंपनी की वो पता चल पाए। और यहाँ पर हमारे पास में कैश के ऊपर फोकस होता है केवल और केवल आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में, लेकिन कैश प्लस अदर फंड्स के ऊपर हम काम करते हैं जब हमारे पास फंड फ्लो स्टेटमेंट होती है। तो फंड हमें टोटल रिसोर्सेज बताते हैं जो कि हमारे बिजनेस के पास अवेलेबल है, तो मैं उसको लिक्विडिटी का नाम दे सकती हूँ। अब यहाँ पर कोई भी मूवमेंट अगर होता है करेंट एसेट और करेंट लाइबिलिटी के बीच में, तो वो वर्किंग कैपिटल को इम्पैक्ट करेगा। इसीलिए एफएफएस नाउ ये ट्रैक करेगा कि जो नॉन करेंट ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सेलिंग या बिल्डिंग, वो क्या इम्पैक्ट करेंगे, नेट पूल ऑफ करेंट रिसोर्सेज को। आगे समझ में? तो हमारे पास में कैपिटल कहाँ डालते हैं, बैलेंस शीट में। ओके, तो आसान सा क्वेश्चन था, अभी 2-3 आसान क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। तो यहाँ पर ये आपके लिए पूरी वर्किंग साइकिल हो जाती है, वर्किंग कैपिटल, और ये होती है ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पर लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स विल रिजल्ट इन अ फ्लो ऑफ फंड। यहाँ पर फ्लो ऑफ फंड किससे होगा, तो देखो मशीनरी अगर आपने खरीदी और कैश, तो क्या होगा, यहाँ पर करेंट एसेट आएगा, राइट। यहाँ पर मशीनरी जो है वो, सॉरी, करेंट एसेट जाएगा और नॉन करेंट एसेट दैट इज अ फिक्स्ड एसेट मशीनरी हमारे पास आएगी, तो हमारे पास में फ्लो ऑफ फंड होगा। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी, यहाँ पर अगेन कोई भी फ्लो ऑफ फंड्स नहीं हो रहा, यहाँ पर हमारे पास एक लाइबिलिटी दूसरी लाइबिलिटी का पार्ट बन जाएगी, तो एक नॉन करेंट लाइबिलिटी दूसरी नॉन करेंट लाइबिलिटी का हिस्सा बन गई। कैश विड्रॉ करा अगर हमने बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो यहाँ पर कैश ही है हमारे पास में, एक बार बैंक में था अब हमारे पास आ गई, कॉन्ट्रा एंट्री से दिखाते हैं हम अपने किसके अंडर, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंडर। ठीक है, तो अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैं आपसे बोलूं कि एक पर्सन ने कैश निकाला था बैंक से और बैंक में वापस यहाँ पर कैश डिपॉजिट किया, दोनों में से कोई भी एंट्री होगी तो हम इसको कॉन्ट्रा एंट्री से दिखाते हैं। ओके, ना करेंट एसेट्स में कोई चेंजेस आए और बैंक बैलेंस भी हमारे लिए कैश के बराबर ही होता है, प्रोवाइडेड वो हमारे कासा अकाउंट में है, दैट इज करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, जिनको हम प्यार से फाइनेंस के टर्म्स में डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। फिर यहाँ पर अगर हमें राइट ऑफ करना है बैड डेट्स को अगेंस्ट अ प्रोविजन, तो प्रोविजन बना हुआ था ऑलरेडी, प्रोविजन किस में जाता है आपका, लाइबिलिटी के अंडर जाता है। अब अगर हमें इसे एक एक्सपेंस की तरह दिखाना होगा तो भी यहाँ पर हमारे पास में दोनों ही करेंट लाइबिलिटी है प्रोविजन, और ये मेरे पास करेंट डेटर्स को जो यहाँ पर बैड डेट था उसको भी हमने क्या किया, उसको भी हमने यहाँ पर करेंट लाइबिलिटी के अंडर ही रखा। ठीक है, राइट ऑफ किया है हमने उसको, तो बेसिकली अब हमारे पास एक एक्सपेंस होगा, तो यहाँ पर भी हम कुछ नहीं शो करेंगे। परचेज ऑफ फर्नीचर, ठीक है, परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पर 3 महीने के लिए बेचा तो सेल हुआ हमारा फर्नीचर का, करेंट एसेट हमारे पास कम हुए हैं, सॉरी, हाँ ये तो हमारे करेंट एसेट ही हो गए क्योंकि फर्नीचर हमारे पास यहाँ पर क्या बना, ये हमारा उसका काम बना, ऑपरेशंस का, मेन ऑपरेशंस का पार्ट बना, तो यहाँ पर ये करेंट एसेट्स हमारे कम हो गए। लेकिन जो करेंट लाइबिलिटी है वो हमारी यहाँ पर बढ़ जाती है, वो किससे बढ़ेगी, वो हमारी बढ़ेगी यहाँ पर जितने का ये हमने बेचा था, और साथ में यहाँ पर क्या होगा, हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस में कुछ फंड्स जाएंगे, तो इसके लिए पूरी की एक अलग से एंट्री बनती है जो कि आप बैलेंस शीट इक्वेशन में समझोगे कि किस तरीके से जब हम सामान बेचते हैं तो उसमें प्रॉफिट अर्न होता है, वो कहाँ जाता है, किस तरह से उसे एडजस्ट करते हैं।
तो अगर वो वाला वीडियो चाहिए, कॉन्सेप्ट वीडियो, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है। मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके? चलो, तो यहाँ पर होता क्या है ना, फर्नीचर हमारे पास में यहाँ पर जो है क्या, हम कैसा होगा, करंट एसेट होगा, और करंट लायबिलिटीज जो है वो भी हमारी बढ़ेंगी। तो इसको थोड़ा सा ना ध्यान से बनाते हैं एंट्रीज को। तो अगर आप समझना चाहते हो तो मैं बैलेंस शीट इक्वेशन का आपको दे दूंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगा अगर करंट लायबिलिटी में, तो ये तो अब आप कर ही लेंगे, मैंने बताया था अगर ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, है ना। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास में अगर रिडीम किए जा रहे हैं और प्रीमियम को हमने फंड फ्लो में एट अ प्रीमियम, फंड फ्लो स्टेटमेंट में इसको हमें ट्रीट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? देखो, उसके लिए हमें सिंपली देखना होगा कि हमारे पास में यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ फंड्स कैसे होगा, इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब रिडीम करा, रिडीम किया तो यहाँ पर इन्वेस्टर का पैसे उनको वापस करे हैं। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और जो प्रीमियम है ये नॉन करेंट लाइबिलिटी है, जो कि कैश या फिर आपके बैंक अकाउंट से गई होगी। तो यहाँ पर दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, एक तो आपका नॉन करेंट लाइबिलिटी यानी कि नॉन करेंट अकाउंट से करेंट अकाउंट। सो ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या होगा, आप एप्लीकेशन ऑफ फंड वैल्यू लेकर चलोगे। अब आप इसे किस में लोगे, प्रीमियम पर, क्योंकि प्रीमियम पर हमने इनको रिडीम करा है। ओके, तो यहाँ पर जो शेयर प्रीमियम अकाउंट होता है वहां से भी फंड्स आपके नॉन करेंट लाइबिलिटी से एसेट बनकर करेंट एसेट बनकर निकल जाएंगे। आगे समझ में? चलिए आज के लिए बस इतना ही है। अब हम मिलेंगे हमारे कल के वीडियो में। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, इतना आगे तक आए होगे तो पढ़ कर गए होगे, तो प्लीज लाइक कर देना चैनल को। और वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, वीडियो में शेयर करना लोगों को जो आप बता सकते हो हमारे चैनल के बारे में, और कमेंट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।